गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की यूनिट 10 में क्वालिटी कंट्रोल एट साइट पर डिस्कशंस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल की क्या आवश्यकता है, क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। नेसेसिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन कंक्रीट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल की क्या आवश्यकता है। व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन कंक्रीट। जैसा कि हम जानते हैं कि फील्ड में कंक्रीट लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को यूज करके बैचेस में बनाई जाती है। इन लोकली अवेलेबल मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक एक बैच से दूसरे बैच में वेरी कर सकती है, इसलिए हमें एक बैच और दूसरे बैच में कंक्रीट की सेम क्वालिटी मिलना मुश्किल होता है। अब ये वेरिएशन जो क्वालिटी में होगा वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल्स की क्वालिटी में कितना वेरिएशन है, मिक्स प्रोपोर्शन में कितना वेरिएशन है, मिक्सिंग इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उनमें जो है कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और ओवरऑल वर्कमैनशिप या साइट सुपरविजन जो कर रहे हैं हम उनमें कितना वेरिएशन है, उसी पे डिपेंड करेगा कि कंक्रीट की क्वालिटी में कितना वेरिएशन आएगा एक बैच से दूसरे बैच में। और इसके अलावा भी कंक्रीट की क्वालिटी में वेरिएशन आ सकता है कि हम कंक्रीट के प्रोडक्शन के लिए जो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, जैसे हम प्लेसिंग कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, कंक्रीट को क्योरिंग कर रहे हैं, तो अगर हमने इन ऑपरेशंस के लिए एक जैसी टेक्निक या मेथड्स नहीं यूज करे तो भी कंक्रीट की क्वालिटी में वेरिएशन आ जाएगा। तो इतने सारे वेरिएबल्स को कंक्रीट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए एक सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है कि हम क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को डिफाइन कर सके। इसलिए कंक्रीट की क्वालिटी को उसकी परफॉर्मेंस वाइज, इकोनॉमिक वाइज, सेफ्टी वाइज या किसी अन्य कैरेक्टरिस्टिक के संदर्भ में डिफाइन करना आवश्यक है। नाउ वी विल डिस्कस द एम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य है कि जो हमने वेरिएबल्स डिस्कस करे हैं अभी, जैसे मटेरियल की क्वालिटी है, वर्कमैनशिप क्वालिटी है, ऑपरेशंस की क्वालिटी है, उनके वेरिएशन को रिड्यूस करना ताकि हमें डिजायर्ड जॉब के लिए एक यूनिफॉर्म मटेरियल मिल सके। जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके गुणों को प्रॉपरली स्पेसिफाई करें तथा जो भी हम ऑपरेशंस करें वो बैचेस टू बैचेस उनके प्रोसीजर, उनके मेथड और उनके स्टेप्स स्पष्ट होने चाहिए। यदि हम इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करेंगे तो वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी और हमें एक्सेप्टेबल क्वालिटी की कंक्रीट प्राप्त हो सकेगी। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि हम वेरिएशंस को रिड्यूस करें तथा स्पेसिफिकेशंस को पूरी तरह से फॉलो करें ताकि कंक्रीट में बैच टू बैच जो वेरिएशन हो रहा है वो कम हो सके तथा एक यूनिफॉर्म क्वालिटी की कंक्रीट हमें प्राप्त हो सके। Now we will discuss the various factors causing variation in quality of concrete. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट कर सकते हैं। दीज में बी पर्सनल, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड वर्कमैनशिप। पर्सन जो है किस तरह से अफेक्ट करेंगे, तो किसी भी क्वालिटी कंट्रोल प्लान की सफलता इस पर निर्भर करती है कि हमारे पास कितने एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल और ट्रेंड स्टाफ है और जो स्पेसिफिकेशन बना रहा है उस पर्सन की नॉलेज कितनी है। क्योंकि हर चीज के लिए जो है हम स्पेसिफिकेशंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व पर्सन्स हैं उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या है और उसका पर्सनल ओरिएंटेशन क्या है और उनका एटीट्यूड क्या है। इसके अकॉर्डिंग जो है पर्सन टू पर्सन जो है क्वालिटी कंट्रोल जो है वेरी कर सकता है।
मटेरियल, इक्विपमेंट एंड वर्कमैनशिप किस तरह से क्वालिटी को जो है वेरी कर सकती है, वो अब हम यहाँ जानेंगे कि जो है अगर हमने सीमेंट, एग्रीगेट डिफरेंट टाइप के चूज करे हैं, सेम सोर्स से नहीं है, तो उनकी स्ट्रेंथ और दूसरी करेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमको इन मटेरियल को जो है इन पर प्रॉपर टेस्ट करने चाहिए। जो हमने सीमेंट में और एग्रीगेट्स में सीमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट हमने लगाए थे, लेबोरेटरी टेस्ट थे, फील्ड टेस्ट थे, इसी तरह से हमने कंक्रीट में एग्रीगेट्स के लिए भी कुछ टेस्ट स्टडी करे थे। वो सारे टेस्ट जो है प्रॉपर शेप के लिए, साइज के लिए, मॉइस्चर कंटेंट के लिए, ग्रेडिंग के लिए, जो भी हमने टेस्ट पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, वो सारे जो है हमको यहाँ पे अप्लाई करने चाहिए, परफॉर्म करने चाहिए उनको, ताकि हमारे पास क्वालिटी में जो है कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म मिल सके। और वाटर जो है वो भी सिल्ट फ्री होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल से, एल्कली से, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से वाटर जो है फ्री होना चाहिए। इसी तरह से हमको इक्विपमेंट जो है वो जो हम बैचिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो भी राइट कैपेसिटी के होने चाहिए। हमको जो है वॉल्यूम बैचिंग अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन आ सकता है, तो वॉल्यूम बैचिंग के बजाय हमको वेट बैचिंग पे जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो है कंक्रीट जो मिक्सर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस भी हमको जो है चेक कर लेनी चाहिए। वाइब्रेशंस के लिए जो हम वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं, निडल वाइब्रेटर, फॉर्म वाइब्रेटर, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उसमें एम्पलीट्यूड जो है रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो जो है यूनिफॉर्म क्वालिटी की कंक्रीट हमको मिलेगी और वेरिएशन कम हो। फील्ड कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल भी ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल प्लान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। फील्ड में हमको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए विभिन्न इंस्पेक्शन और टेस्ट करने चाहिए। तो क्वालिटी को चेक करने के लिए टाइम टू टाइम रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शन होने चाहिए, तथा जो टेस्ट पॉसिबल हो वो टेस्ट भी परफॉर्म करने चाहिए। जैसे हम फ्रेश कंक्रीट के लिए जो है स्लम्प वैल्यू टेस्ट वर्केबिलिटी के लिए कर सकते हैं, एयर कंटेंट टेस्ट कर सकते हैं, और जो है यूनिट वेट के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ के लिए हम एक्सेलरेटेड स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम टाइमली जो है करेक्टिव मेजर्स को अडॉप्ट कर सकें और इससे हमको जो कंक्रीट है वो एक यूनिफॉर्म क्वालिटी की मिल सके। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एक साइंटिफिक अप्रोच है डेटा या सैंपल वेरिएशंस को जानने के लिए। इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारे डेटा कितने वेरी कर रहे हैं। हम एक प्रॉपर टॉलरेंस अलाउ करके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस बना सकते हैं। जैसे यदि हमें किसी सैंपल के लिए एक्सेप्टेंस चेक करना है तो उसके हम जो है सैंपल के टेस्ट रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकली इवेल्युएट कर सकते हैं, ताकि हमें एक स्पेसिफाइड रिस्क के साथ एक सर्टेन क्वालिटी मिल सके। Thus, a method provides a scientific basis of acceptance which is not only realistic but also restrictive as required by design requirements for the concrete constructions. Statistical evaluation के लिए हमें सैंपल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये जो सैंपल्स हैं ये किस तरह से सेलेक्ट करने चाहिए कि एक तो जो है सैंपल्स रैंडमली सेलेक्ट करने चाहिए, और सैंपल इस तरह से होने चाहिए कि वो पूरे मास को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि केवल कुछ ही सैंपल्स के बेसिस पर हम पूरे मास की क्वालिटी को इवेल्युएट कर रहे हैं। IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो है सैम्पलिंग प्रोसीजर इस तरह से है
कि a random sampling procedure shall be adopted to ensure that each concrete batch shall have a reasonable chance of being tested. That is, the sampling should be spread over the entire period of concreting and cover all mixing units. सैंपल रैंडम होने चाहिए और सारे जो है बैचेस को जो है चांस मिलना चाहिए टेस्टिंग होने के लिए। फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए ये अब हम जानेंगे। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से 5 मीटर क्यूब अगर हमारे पास कंक्रीट का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब, तो हम नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लेंगे 1। अगर 6 टू 15 मीटर क्यूब है वॉल्यूम तो 2। इसी तरह से 16 टू 30 मीटर क्यूब के लिए 3 सैंपल्स एंड 31 टू 50 के लिए 4, और अगर 51 से अबव है तो 4 प्लस 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब और द पार्ट देयर। यहाँ हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिसमें हम स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन के दौरान जो है वेरिएबिलिटी को चेक कर सकें कि डेटा जो है कितने वेरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मीन वैल्यू, जैसा आप जानते हो कि अगर हमारे पास कुछ टेस्ट रिजल्ट्स हैं तो उनकी मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं उनको सम करके और नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने कंक्रीट की क्यूब स्ट्रेंथ निकाली, 100 टेस्ट लिए, तो 100 टेस्ट की जितनी भी स्ट्रेंथ आई है उन सबको सम करके और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास मीन स्ट्रेंथ क्यूब टेस्ट की आ जाएगी। लेकिन अरिथमेटिक मीन से जो है हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि स्ट्रेंथ में वेरिएशन कितना हो रहा है। अगर वेरिएशन को हमको निकालना है तो हमको कुछ और टर्म्स जाननी होंगी, जैसे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएंस क्या होता है? दिस इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्व डेटा फ्रॉम द मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ से एक सिंगल जो डेटा है वो कितना जो है वेरी कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितनी वेरी कर रही है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। इससे हमको जानकारी होगी कि हमारा सिंगल डेटा में, सिंगल क्यूब स्ट्रेंथ में मीन स्ट्रेंथ से कितना वेरिएशन हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। इट ऑल्सो इंडिकेट द वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, it is a non-dimensional measure of variation obtained by dividing the standard deviation by the arithmetic mean. This coefficient of variation also indicates the variance variation. हम यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू हम वेरिएशन को किस तरह से जान सकते हैं, वेरिएशन को किस तरह से समझ सकते हैं। तो यदि हम एक मिक्स से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्यूब टेस्ट करते हैं और इन क्यूब टेस्ट से प्राप्त रिजल्ट्स को से एक हिस्टोग्राम प्लॉट करें तो इस हिस्टोग्राम से एक बेल शेप्ड कर्व प्राप्त होता है जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। इसमें रिजल्ट्स जो हैं वो मीन वैल्यू से इक्वली स्पेस्ड होते हैं। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हेल्प से हम यह जान सकते हैं कि मीन स्ट्रेंथ से जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो कितने वेरी कर रहे हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरह से होता है और उसमें मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो हम यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ली हुई हैं और इनसे एक जो है ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वो एक बेल शेप्ड कर्व आया है। इस बेल शेप्ड कर्व को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। इसमें मिड वैल्यू जो है वो मीन स्ट्रेंथ को शो कर रहा है
तथा बाकी वैल्यू मीन स्ट्रेंथ से कितनी वेरी कर रही हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो वेरिएशन जो है मीन वैल्यू से जितना कम होगा, क्वालिटी कंट्रोल उतना ही बेटर होगा।